बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। पहली स्टोरी में तो बात करेंगे कि जो आइनी बहरान पाकिस्तान में फ़िलहाल है, सदर जो हैं वो वफाकी काबीना से हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसके अलावा पंजाब असम्बली में जो हुआ ओवर द वीकेंड कुछ वो डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के आज साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं आज, जिसमें कुछ फ़राह खान के हवाले से भी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की है, कुछ इलेक्टेबल्स और टिकट्स किस तरह से आप वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बार बात की। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा, सबसे पहले आपको वो दिखा। उस सरकार को कोई सरोकार नहीं था, वो अपना हेलीकॉप्टर 55 रुपए खर्चे पे बड़े सस्ते पे आते जाते थे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो कौम से मोहब्बत करता है और कौम के लिए दिन रात काम करता है, वो हमारे सरों के ताज हैं। मैं तो उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने सुना शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे, और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और वो मेट्रो के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। और वो कह रही है कि ये कैसे हो गया कि 3 साल का प्रोजेक्ट 3-4 दिनों में इन्होंने मुकम्मल कर दिया। ये पहले से मुकम्मल शुदा था और इसका जो इफ्तिताह है वो अभी होना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही सारा क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। अच्छा, जो पंजाब असम्बली में हुआ है ओवर द वीकेंड, परवेज़ इलाही साहब इससे पहले कि जब वो ज़ख्मी, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक सीनियर पॉलिटिशियन इस हालत में टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हमें देखना पड़ा, लेकिन उससे पहले की जो सूरत हाल थी, परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे थे पंजाब असम्बली में, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो फुटेज आप अभी देख रहे थे, अगर आप दोबारा प्रोड्यूसर साहब इसको 3070 में दिखा सकें हमारे व्यूअर्स को, एंड में जो परवेज़ इलाही साहब दिखा रहे हैं कि एक लाइन में लोग असेंबली के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आए अंदर एंटर हो। तो ये दूसरी तरफ से ये कहा गया कि ये आउटसाइडर्स थे, ये बाहर के लोग थे, ये गुंडे थे जिनको वहाँ पर बुलाया गया। प्रॉब्ली जो अभी की हुकूमत है और पहले की अपोजिशन, उनका ये कहना है कि गुजरात से बाकायदा तौर पर इनको बुलवाया गया था। और मामला शुरू तब हुआ था जब ये परवेज़ इलाही साहब लोटे जब फेंके गए डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर और तशद्दुद किया गया, बाल खींचे गए, थप्पड़ मारे गए, तो उसके बाद वो थम्स अप कर रहे थे। वहाँ से कहते हैं कि जी सिचुएशन ख़राब हुई, लेकिन बाद में फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी गलत था और वो भी यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। वो भी देखिए। नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक। तो ये तो पंजाब असम्बली की सूरत हाल थी। और फिर जो अब एक बहरान की कैफियत है वफाक में भी और सूबे में भी। वफाक में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सदर पाकिस्तान जो इस वक्त तक डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, वो वफाकी काबीना के मेंबर से हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब इस वक्त के जो हैं वो CM पंजाब से हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब उनको ओहदे से बरतरफ करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे रिमूव नहीं किया जा सकता, ये प्रेसिडेंट का सवाबदीद है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने तय नहीं कर सकते। क्या कहा उमर सरफराज जी, सुनी। वज़ीर आज़म के पास इस तरह का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो एक समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज करूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जो कुछ बात की है उसमें एक स्टेटमेंट उनका आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के ज़रिए होनी चाहिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुई थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसकी तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुई थी, आज़ाद बॉडी के ज़रिए होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अर्सा पहले जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे और इस हवाले से उनसे सवाल किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, सुन लें। देखें, इसके पीछे कुछ और अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया।
पहले तो इनके अपने थे ना। तो ये 22 जनवरी 2021 को इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमें एतमाद है क्योंकि इसकी तैनाती में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। फिर आज एक और स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब का था वो फ़राह खान पंजाब में एक किरदार उससे मुताल्लिक था और उन्होंने कहा कि फ़राह खान के पास ना तो कोई ओहदा था ना वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है। इस सिलसिले में किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब फ़राह खान के हवाले से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें क्या सिचुएशन आगे जाके होगी वो सामने आएगी। लेकिन एक चीज़ अहम है वो ये है कि साबिक गवर्नर पंजाब जो थे चॉइस सरवर, वो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन पे, बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। क्या कह चुके हैं सुनने। 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी आईजी आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीसी पैसे दे के लग रहे हों, लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त किया। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अब्दुल अलीम खान ने भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में होने वाली करप्शन के हवाले से क्या कहा था, आपको याद करा। बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे लोगों नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। फरा का क्या किरदार था यहाँ पे, कहाँ पैसे जाते थे, क्यों नहीं बताते कौम को, क्यों धोखा दे रहे हैं। तो बराह रास्त फरा का नाम लेकर मुनहरिफ रुकन अब्दुल अलीम खान इल्ज़ामात लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि बताएं कि उनका क्या किरदार है और पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के हवाले से पैसे चलते रहे, 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगता रहा। ये वो तमाम मामला है जिसके हवाले से कम इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। और खान साहब अगर एक स्टेटमेंट इस तरह से दे देते हैं कि फरा ना तो कोई वज़ीर थी ना उसके पास कोई ओहदा था तो करप्शन कैसे हो सकती है, तो इतना सादा नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि ओहदा तो सरकारी तौर पर मरीम नवाज़ के पास भी कभी कोई नहीं रहा और मियाँ नवाज शरीफ के दोनों बेटों के पास भी कभी कोई नहीं रहा। और ओहदा तो हम जो शहबाज शरीफ साहब की पहली अहलियाँ हैं नुसरत शहबाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब की जो वालिदा हैं, उनके पास भी सरकारी तौर पे कोई ओहदा नहीं रहा, लेकिन उन लोगों के नाम आए केसेस में और उन्हें वो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस भुगतना भी पड़े। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सारे सवाल उठाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया मियाँ महमूद और रशीद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म साहब के 2-3 स्टेटमेंट्स आज के इंट्रो में हम उस हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहला फराह खान नामी किरदार पंजाब में, जिसके हवाले से आप ही के पार्टी के मुनहरिफ फराकीन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं और बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के हवाले से भी बात हो चुकी है। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि फराह खान के पास ना तो ओहदा था ना वजारत थी, वो कैसे पैसे ले सकती है। इस सिलसिले में किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। तो सवाल ये है कि ओहदा या वजारत के बगैर करप्शन नहीं हो सकती। नहीं, देखिए करप्शन हो सकती है, कोई सॉलिड उसका प्रूफ जो है वो मुख्तलिफ तैनातियाँ या किसी जगह पे किसी की सिफारिश करना, ये तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। अगर उनका एक ताल्लुक़ था उस्मान बुज़दार साहब के साथ तो मुमकिन है उसने किसी जगह ये सिफारिश की हो, लेकिन ये कहना कि फराह खान सारा कुछ करती थी, उसका अगर वाकई किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है ज़ाती तौर पे, किस हद तक मुदाखलत उनकी थी? मैंने आपको कहा ना जी कि इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की होगी। उनका एक ताल्लुक़ था इस फैमिली के साथ और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अगर किसी जगह सिफारिश की होगी तो इससे तो मैं डिनाई नहीं करता। अच्छा। लेकिन इसको इस तरह फैलाना और इतना प्रोपेगेंडा करना कि जनाब हर चीज़ वो फराह खान के हुक्म से हो रही है, मेरा ख्याल इसमें सदाकत नहीं। हर चीज़ तो चले नहीं, जाहिर बात है कि वो सारी चीज़ें तो फराह खान के कहने पे नहीं पंजाब की हुकूमत चल रही थी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने सिफारिश की हो, तो फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि वो सिफारिश के बदले में पैसे भी लिए जाते रहे और डीसी लगवाने पर, जिस तरह से मुनहरिफ फराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद कहते रहे। उसमें तो प्रोपेगेंडा है जी सारा, ये सिर्फ एक इस बात पे नहीं है, बेशुमार चीज़ों के ऊपर ये प्रोपेगेंडा है। जब बार बार अगर प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि कोई एविडेंस है तो सामने लेके आए कि ये एविडेंस है। कोई लोग जिन्होंने पैसे दिए वही सामने आ जाएं, क्या जी हमने पैसे दे के ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाई है,
तो इस तरह की भी कोई अगर चीज़ नहीं है। उस्मान बुज़दार के बारे में बेशुमार लोगों ने ये कहा जी कि वो पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी भी कई मुलाकातें हुई इस दौरान, और उन्होंने कहा या अगर कुछ तरह की बात है तो कोई एविडेंस दो मुझे। तो कोई बंदा भी कोई एविडेंस लेके सामने नहीं आया। मैंने जैसे पहले कहा अभी तो सियासत के इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई ना। नहीं, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कुछ सॉलिड चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर हम बात भी कर लेंगे। तो नहीं आ गई तो फिर सोच लम्हा फिक्रिया होगा ना, फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो ट्रायल होता है उसका उनका ट्रायल होना चाहिए। आपको याद है वो डीपीओ पाकपतन वाला जो मामला हुआ था, उसमें फराह खान के शौहर ही थे एहसन जमील गुज्जर साहब, जो वजीर आला हाउस में पाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट से बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ओहदा या वजारत तो उनके पास भी नहीं थी ना, लेकिन वो प्रेशराइज कर रहे थे कि डीपीओ पाकपतन खावर मानिका साहब के डेरे पर जाकर माफ़ी मांगे और फिर इसका तबादला करते हैं। फिर उसको नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि जी मैं मुदाखलत नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अमूर में। तो ओहदा या वजारत तो उनके पास भी नहीं। ये क्या किसी हुकूमत में नहीं होता? ये हमजा शहबाज मुख्तलिफ थे ना। नहीं, हम मुख्तलिफ थे क्या? नहीं रहे, नहीं मुख्तलिफ रहे हम, लेकिन ये इस बात को इतना बड़ा 4-5 साल गुजरे हुए हैं डीपीओ पाकपतन को आप एक किस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या बात होगी। ये रूटीन के मामलात हैं, पॉलिटिकल जो हुकूमतें होती हैं उसके अंदर का मामला लगता है जी, उसके अंदर ये सिफारिशें इस तरह की होती हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे सीएम ऑफिस में जाकर एक प्राइवेट आदमी डीपीओ पाकपतन को कहे कि दूसरे प्राइवेट आदमी के डेरे पर जाकर माफी मांगो और फिर उसका तबादला किया जाए, ये मतलब कि रूटीन जी रोजाना होते रहे हैं नून लीग के दौर में, दर्जनों मैं आपको बता सकता हूं। ये सही है, अगर आपको कहेंगे तो मैं आपको बता दूं। नून लीग को तो छोड़े, मैं आपके दौर की बात मैं कह रहा हूं अगर गलत हुआ तो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, उसके लिए अपोलोजाइज उन्होंने कर लिया, बात खत्म होगी। उसके बाद क्या वाकया हुआ इस तरह का कोई हुआ मुझे बता दें। अच्छा चलें, उसके बाद के वाकयात पे तो बाद में हम आएंगे ना, लेकिन ये एक जो वाकया हुआ इसके होने का इतराफ तो आप करते हैं ना। तो अगर फराह खान के शौहरे नामदार की इस हद तक इंटरफेरेंस थी सीएम ऑफिस के अमूर में कि चीफ जस्टिस को उस वक्त अज खुद नोटिस लेकर उनसे माफी मंगवानी पड़ी और फिर वो साइड पर हुआ। कब की बात आप कर रहे हैं मेरे भाई? ये जब नई हुकूमत बनी है, ये उस वक्त का वाकया, अभी चंद माह हुए थे, उसके बाद का कोई एक वाकया बता देना इस तरह का। फराह खान बाहर क्यों चली गई हैं? वो उस बाहर क्यों चली? आप पूछा क्यों चली गई हैं? मैं तो जवाब दे नहीं हूं। नहीं आप बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी क्या ख्याल है मालूमात के मुताबिक क्यों कुछ भी बता सकता कि क्यों चली गई हैं? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्हें पेश करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करें, जो अदारे करते हैं इन्वेस्टिगेशन बुलाएं उन्हें। बाकी लोग बाहर से आ गए हैं सारे जो बाहर बैठे हुए हैं, आप उनसे अपना मुकाबला बार-बार करते हैं ना। पड़ता है ना जब कंपैरिजन हो तो फिर करना आपने तो नया पाकिस्तान बनाना है। आपको जी नया बनेगा इंशाल्लाह, ना घबराएं। आप तो फिर पुराने में चले गए। नहीं, दोबारा नया आ रहा है। लोग नहीं देख रहे आप किस तरह से निकले हैं वालिहाना तौर पर सड़कों पे, जलसों में, जुलूसों में, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो नए पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। वापस आएंगी फराह खान साहब? मैं नहीं बता सकता थी आएंगी कि नहीं आएंगी। गई क्यों है वैसे आपके ख्याल में, क्यों गई हैं? मेरी बात सुने। अब फराह खान का मेरे से सवाल इस तरह कर रहे हैं कि जैसे मेरी कोई रिश्तेदार है, नहीं लेकिन या मेरी पार्टी के कोई मेंबर है, या कोई ओहदेदार थी, या कोई वजीर थी, या कोई मुशीर थी कि फराह खान कब आएंगी, या मैंने उन्हें कोई अपॉइंटमेंट दी थी। बात सुने ना, ये भी अब आपको पता है कि बहुत सारे वजीरों मुशीरों से भारी थी। आप ये करें उनकी डायरेक्ट मेरे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस तक उनकी रसाई थी, ये तो माने ना। भाई रसाई किसकी नहीं होती? हर आदमी की होती। नहीं मेरी नहीं है। नहीं आपकी नहीं होगी, आपकी भी उस तरह से नहीं थी। अंदर है ये मैं भी कह सकता हूँ कि आपकी भी उस तरह से नहीं थी रसाई जिस तरह उनकी। क्या आप चाहते हैं? फराह खान जब बुलाएंगे तो फराह खान आ जाएगी। गई क्यों है मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछ ले। मतलब कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना। अगर कोई करप्शन थी नहीं तो सामने अपने आप को पेश कर देते इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप लोगों को चाहिए कि उनको वापस लेकर आए पीटीआई वालों को? हमें नहीं चाहिए। अच्छा आपको नहीं वो चाहिए? पीटीए की कोई मेंबर नहीं थी, वो ना कोई ऑफिस बेरर थी, ना उसकी कोई जिम्मेदारी थी। डिस्क्रेडिट आप लोग हो रहे हैं ना। डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। जब कुछ चीज सामने आएगी तो फिर उसका जवाब भी देंगे, और उसे वापस आना पड़ा तो वापस भी आएगी। अच्छा आगे चलते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये बोला है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि इस तैनाती में हमारा हिस्सा है। तो ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान साहब? अब क्यों ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने की थी? पहले वो कह चुके हैं कि हमने की है, हमारा हिस्सा है। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर किसी जगह कोई सिफारिश की होगी, और मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ने पूछा हो कि कौन से अफराद हो सकते हैं, और उन्होंने लिया हो कि ये फ़र्द हो सकता है, अपॉइंटमेंट तो करने वाले प्राइम मिनिस्टर ही थे। सही।
तो असल हक़ाइक़ या सूरत हाल तो वो प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली जो उन्होंने बात की है उसमें जो उस वक्त के लोग थे उनमें से इस्टेब्लिशमेंट में से किसी बंदे ने अगर उन्हें प्रपोज़ किया होगा कि ये आदमी बेहतर रहेगा या इसको कर देना चाहिए और उनकी सिफारिश पे प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट कर दी, वो तो अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी। तो तब सही थे या अब सही थे? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले वो कह रहे थे कि हमने की, हमारा हिस्सा था, अब वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने। देखें, एस्टैब्लिशमेंट की सिफारिश पर या उनकी रिकमेंडेशन पर उन्होंने की और जो उन्होंने कहा वो इसी तरह होगा। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी ने एस्टैब्लिशमेंट में से उन्हें सिफारिश की होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको अपॉइंट किया। आईनी बहरान क्यों नहीं आप एडवाइस करते इमरान खान साहब को कि नहीं होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर तकरीब हलफ बरदारी है तो है, अब कितनी देर रोक लेंगे आप लोग वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने से, हमजा शहबाज के, अब वफाकी काबीना का हलफ नहीं ले रहे हैं सदर पाकिस्तान? आप समझते हैं कि मैच्योर अप्रोच है कि जी हम हलफ नहीं लेंगे? मैं ये समझता हूँ ये सारा कुछ आईनी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हम भी आइन के दायरे में रह के कर रहे हैं ना जी। ये अगर प्रोरोगेटिव है उसका प्रेसिडेंट का, ये बादशाह सलामत ने, शहबाज शरीफ ने कह दिया मैं गवर्नर को डिसमिस करता हूँ, वो कैसे डिसमिस कर सकते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो गवर्नर ये कैसे कह सकता है कि मैं हलफ नहीं लेता? नहीं, गवर्नर कह सकता है। कैसे? गवर्नर ने रिपोर्ट मंगाई असेंबली के अंदर से, वो जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से सवालिया निशान। तो गवर्नर ने तो डिसाइड नहीं करना। नहीं, गवर्नर ने डिसाइड नहीं करना, लेकिन गवर्नर की पावर्स ये है ना कि वो अगर ओथ चाहे कि मैं इस पर मुतमईन नहीं हूं, मैं नहीं, अभी गवर्नर की ये पावर्स तो नहीं, वो कोर्ट में चले जाएं। गवर्नर की पावर बिल्कुल है, आप बाई फोर्स उससे कुछ नहीं करवा। देखिए, इस मुल्क में हमेशा से बड़े सियासी मुखालफिन इस तरह से होता रहा है कि एक सियासी मुखालफ की हुकूमत जा रही है तो दूसरे की आ रही है, लेकिन जो नया आने वाला होता है, पुराना जाने वाला, उससे हलफ लेता है। ये एक नॉर्म है, कस्टम है, रिवायत है, कन्वेंशन है। आप लोगों ने सारी कन्वेंशंस तोड़ दी हैं। तो मतलब कि आइन का पास, आप कहते हैं कि हम सारा आइन के अंदर, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी, मुझे बता दें कि कैसे नहीं है। यानी आप कहते हैं जी ओथ लेना है। हाँ जी। गवर्नर कहता है कि जो आपका इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का, इस इलेक्शन के अंदर इफ एंड बट्स हैं बेशुमार। ये पंजाब असम्बली की तरफ से मैंने रिपोर्ट्स मंगाई हैं, ये रिपोर्ट्स हैं और मैं अपना आईनी फरीज़ा समझता हूँ, मैं इस तरह के इलेक्शन के अंदर ये चीफ मिनिस्टर का ओथ मैं नहीं ले सकता। तो फिर क्या चाहते हैं गवर्नर साहब के एक ये चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर सूबा चले? नहीं, गवर्नर साहब क्यों चाहते हैं? इस तरह बुज़दार साहब चला लेंगे सूबा? इसका ऑल्टरनेट चलें, ढूंढें क्या होगा। वो कोर्ट में जा क्या रहे है हैं, इसका ऑल्टरनेट क्या है? अब कोर्ट डिसाइड करेगी ना। एक आइन तो खामोश है। एक तरफ जब कोर्ट इंटरफेयर करता है तब भी आप लोग कहते हैं कि अदालतों ने इंटरफेरेंस क्यों की है, दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि कोर्ट अब बताए इस मामले को भी। पंजाब असेंबली का मामला है, जिसके पास मेजॉरिटी थी, जिसके पास मेजॉरिटी थी, वो वजीर आला बन गया, इलेक्ट हो गया। अब हलफ लेना उसका हक है, आइन में लिखा हुआ है, गवर्नर उसको रोक नहीं करता कि उसके पास मेजॉरिटी थी। गैर आईनी तौर पर लोटे करके उन 26 लोगों को जिनका मैंडेट कतई तौर पर ये नहीं था, उनको ब्राइब करके, उनको मुख्तलिफ किस्म के लालच दे के आपने अपने साथ मिला के आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए। आपके तो ब्राइब के क्या सबूत? मुझे बताएं, ब्राइब के सबूत 172 हैं आप अभी सबूत की बात कर रहे थे ना फराह खान के हवाले से। रिश्वत के क्या सबूत हैं? आप कह रहे हैं कि रिश्वत दे के अपने साथ मिलाया, क्या सबूत? मैं कहता हूं जो नहीं रिश्वत दी, ये कौन सा आइन उनको इजाजत देता है कि वो जिस पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर आए हैं उसके अगेंस्ट फ्लोर क्रॉस करके किसी दूसरे फर्द को जाके वोट दे दें? तो उसके लिए डिफेक्शन क्लॉज अपनी जगह पे, लेकिन वोट तो काउंट हो गया ना। नहीं, वोट काउंट हो गया, वो आप वोट काउंट हो गया, हम समझते हैं कि और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गया। अब उस चीफ मिनिस्टर की तकरीब हलफ बर्दारी भी होनी है। इलेक्शन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप लोगों का स्टाइल जो मुझे लगता है ना मियां साहब, वो ये है कि या तो हम हुकूमत करेंगे और हम नहीं करेंगे तो सारा सिस्टम को लपेट दो, चाहे वो 2013 के बाद 126 दिन का धरना हो। जिस तरह से हमें लपेटा गया है गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर, 2 क्रिमिनल्स बाप और बेटा जिनके ऊपर दर्जनों केसेस हैं और अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के मुकदमात हैं, फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, उन्हें पकड़कर अपने उन आकाओं के इशारे पर लोगों को लोटा करके आपने बना दिया वजीर आजम और एक को बना दिया वजीर आला। हम नहीं मानते,
अदालत ने फैसला दे दिया कि वो अदालत ने फैसला, अवाम की अदालत में फैसला आए। अभी आप कह रहे थे फराह खान के हवाले से कि एविडेंस आएगा तो बात करेंगे। वो तो आप जब कह रहे हैं मेरी बात फराह खान को ये हो गया। अब हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ की बात है, अदालत ने फैसला दे दिया कि इन लोगों ने करप्शन की है। एलिगेशंस होना अपनी जगह पे, अंडर ट्रायल है वो, अभी अदालत का फैसला आ गया जी। उससे पहले आप लोग अपना फैसला कैसे देते हैं? फर्द जुर्म जो उन पे लग गई तो वो लग गई ना। फर्द जुर्म का मतलब ये तो नहीं है कि ही इज गिल्टी जी। वो आपके नजदीक ये बड़ी, सर मैं वकील हूं, मुझे पता है फर्द जुर्म लगने पे हायर मॉरल ग्राउंड आप ले सकते हैं। इस तरह नहीं, ये कानूनी बात है, ये हायर मॉरल ग्राउंड नहीं है, ये लीगल ग्राउंड है। एक शख्स जो कई मुकदमात में मतलूब है और केसेस भुगत रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला बना दो। आपने उन्हें बना दिया नोटों के जरिए से, जैसे भी बना दिया, लेकिन पूरी कौम देख रही है। आज अगर कौम लाखों की तादाद में सड़कों पर है तो वो हमारे इस बयानिए को सच मान रही है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये मॉरली गलत हो रहा है, इखलाकी तौर पे गलत हो रहा है, कानूनी तौर पे गलत, कानूनी तौर आईनी तौर पे गलत हो रहा है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कानूनी तौर पर जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में हमजा शहबाज या मियां शहबाज शरीफ जो है उन्होंने करप्शन की है, ट्रायल कोर्ट ये फैसला नहीं सुना देती है, ट्रायल कोर्ट तक वो मुजरिम साबित नहीं होते। जितना ज्यादा उसको डिले किया गया है तो क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन बेहतर किया आप लोगों? प्रोसिक्यूशन भी 3.5 साल आपकी हुकूमत जी, प्रोसिक्यूशन बेहतर कर रहे हैं। यही तो एक पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कर रहे हैं मियां साहब, अब तो हुकूमत चली गई। नहीं, हुकूमत फिर आ जाएगी, ना घबराएं। 3.5 साल जब थी तब बेहतर करनी थी ना, अब भी बेहतर कर रहे हैं। ये जो अदालतों में इधर उधर, अब तो आप पार्लियामेंट में अपोजिशन में भी नहीं, अपोजिशन में नहीं है। वैसे आपने इमरान खान साहब को समझाया नहीं कि खान साहब पार्लियामेंट बड़ा अहम फोरम है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई 125-150 सीटें नेशनल असेंबली में है तो हमें रखनी चाहिए, ऑपोजिशन तगड़े तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक बंदा एक गैर मुल्की साजिश के जरिए से उसको लेजिटिमाइज कर, सबूत है साजिश का? बिल्कुल है। क्या सबूत? ये क्या है जो कुछ है इलामिया में तो कोई नहीं लिखा साजिश, वो तो DGISPR ने भी कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरवीन किया, मुदाखलत की। मुदाखलत का साजिश उन्होंने कहा कि नहीं। क्या होता है मुदाखलत? कब होती है मुदाखलत? तो कई दफा इस तरह के लेटर्स आ जाते हैं डिप्लोमेटिक, कहीं बैठ के प्लान बनता है, सोची जाती है कुछ चीज और उसके बाद मुदाखलत। सर इन्हीं बातों की वजह से आप लोगों का एक पेज डिस्ट्रॉय हुआ है, और मैं ये बड़ी देर से कह रहा हूं कि जो लोग इमरान खान को ये मशवरे देते रहे उन्होंने इमरान खान का नुकसान किया। कोई इमरान खान का नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान का बड़ा फायदा हो गया। ये तसव्वुर नहीं हम कर सकते थे कि इतनी बड़ी भरपूर हमायत अवाम की तरफ से सिर्फ मुल्क का नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड ये मिलेगी। आला अस्करी क़यादत कहती है कि कोई साजिश नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई अंदरूनी मुआवनत का सबूत नहीं, और आप कहते हैं बैरूनी साजिश के जरिए से रजीम चेंज हो गया। हर चीज मौजूद है। और सर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की इकट्ठी जब हो गई तो आप लोगों ने बाहर होना था, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते शिकस्त को। इमरान खान का कद और बड़ा हो जाता, लोग कहते देखो अकेला रह गया, सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए बकौल इमरान खान। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे, लेकिन आपने एक पेज फाड़ लिया, एक दूसरे के खून की प्यासी थी। वो 15 दिन के अंदर उस बैरूनी आका के इशारे पर इकट्ठी हो गई हैं और उसके बाद आ गई हैं जी अज़्म एतमाद हम करेंगे। लोगों को लोटा किया गया, जो वो तो परवेज़ साहब भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, MQM पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात थी, आपके इत्तेहादी बना लिया आपने बाद में डाकुओं के। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट, मियां साहब वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन में इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं दूंगा। और सर क्या करते हैं हर बार, कभी कहते और हर बार कहते हैं अब टिकटों के फैसले मैं खुद करूंगा अगले इलेक्शन में, लेकिन फिर यू टर्न ले जाते हैं। जी, जब जरूरत तो उसे टर्न लेना पड़ता है जी। तो लोगों को कारकुन से खेल रहे हैं आप? नहीं, कोई नहीं खेल रहा है कारकुनों से। अगर कारकुनों से खेल रहे हैं कि मेरे पीछे आ, जलसे में खड़ा हो, बड़े जलसे कर, लेकिन जब वक्त आएगा टिकट आप फिर इलेक्टेबल को देंगे। टिकट बेशुमार वर्कर्स को यू टर्न था, आइंदा मजीद देंगे। मौके पे कुछ और होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मौके पे ये नहीं होता। बहुत कुछ सीखा। इमरान खान से कोई गलतियां हुई हैं आपके ख्याल में 3.5 साल? बहुत सी हुई हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल जो है उसमें जिस सीरियसनेस के साथ उसे पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए था, अपनी एक टीम की वजह से, जैसे बाद में जब उन्होंने एहसास हुआ कि वक्त बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ज़ाया किया और उन्होंने अपनी उस टीम को चेंज किया, उस पर फोकस होना चाहिए था। हमने बातें ज़्यादा की लेकिन अमली तौर पर
उनको अपने इंतकाम तक नहीं पहुंचाया उन केसेस। उस्मान बुज़दार इमरान खान की गलती थे? मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर चॉइस हो सकती थी, लेकिन ये चूँकि लीडर का प्रोरोगेटिव होता है पार्टी का किसी भी, वो उन्होंने लगा दिया। आपने समझाने की कोशिश की? बहुत से लोगों ने कहा था कि इस फैसले से बेहतर फैसला हो सकता था, लेकिन मैं तो एक टीम के अंदर रहने वाला शख्स हूँ। जो पार्टी ने फैसला कर दिया उसके अंदर, उस टीम के अंदर चले हम। नुकसान हुआ इमरान खान को फिर? मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर फैसला हो सकता था और इससे बेहतर नतीजा निकल सकता। जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, चॉइस सर्वर, ये सारे लोग जो पार्टी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया हर लिहाज से, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, उनका अलहदा होना पार्टी का बड़ा नुकसान? नहीं, अलहदा होना ठीक है, नुकसान था, लेकिन इसके पीछे हर एक बंदे का अलग अलग जो है ना वो इश्यूज़ थे जो चेयरमैन बेहतर समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ उन इश्यूज़ की वजह से इन लोगों ने भी मौके और वक्त की तलाश में थे कि जब मौका आएगा। आप भी समझते हैं कि बेहतर चॉइस हो सकती थी, लेकिन ये चॉइस क्यों की इमरान खान ने आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ कि उनके ज़हन में था कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। एक हमारे लोगों का ग्रुप था, पार्टी के पुराने लोगों का, एक अलीम खान का ग्रुप था, और इनमें से किसी एक को मैं अगर बनाता हूँ तो शायद दूसरों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बड़ी पोलराइजेशन थी, तो एक नए फ़र्द को मैं लेके आऊँ जो सबको इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बुज़दार साहब खातून अव्वल की चॉइस थे? नहीं, मैं नहीं ये कह सकता, प्राइम मिनिस्टर की चॉइस थी, खातून अव्वल की चॉइस नहीं थी। उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था? किया होगा, लेकिन हमें जो पार्टी ने बताया वो तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से था। लेकिन हो सकता है कि किया, क्योंकि कनेक्शन वही है ना। मुझे कनेक्शन का नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। कनेक्शन आप बता दें, आप कह सकते हैं, आपके पास खबरें होंगी, आप बता दें। बुज़दार साहब भी मतलब के रूहानी तौर पर वो खातून अव्वल, रूहानी दुनिया आपको पता होगा जी। नहीं, मैं तो जो बज़ाहिर चीजें हमारे सामने साहब को पता होगा, जो चीजें बज़ाहिर हमारे सामने, मैं तो उसके ऊपर रूहानी तौर पर मुरीद कह लें या फॉलोवर, वो आप खातून अव्वल के आप कह सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता जी, वो फॉलोअर हैं या मुरीद हैं या नहीं है। बुज़दार साहब को बुला ले और उनसे पूछ। लेकिन रिकमेंड किया था उन्होंने? मैं नहीं ये कहता कि उन्होंने रिकमेंड किया था, प्राइम मिनिस्टर का। अभी आपने कहा ना हो सकता है कि हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। ठीक है, फैसला तो उनका ही था। जी जी, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि जी तोशा खाना में उन्होंने कुछ कीमती तहाइफ जो थे वो अपने पास रखे और मार्केट में बेच दिए। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि 14 करोड़ के तहाइफ दुबई में बेचे गए हैं और 58 के करीब ये तहाइफ थे जिनकी मालियत 14 करोड़ रुपए थी, और इनकी जो कीमत अदा की इमरान खान साहब ने वो मामूली कीमत पर उनको ख़रीद दिया गया। हक़ाइक़ क्या है ये थोड़ी देर में मैं खुल के आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर स्टेट फ़ारूक हबीब से जब समा टीवी पे सवाल हुआ तोशा खाना के तहाइफ के हवाले से, तो उन्होंने डिनाई किया था। क्या कहा था सुनिए। वज़ीर आज़म के ऊपर नोन लीग इल्ज़ाम लगाती है फारूक हबीब साहब के वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से घड़ी ली, वो उन्होंने $7.5 लाख की बेची, ये इल्ज़ाम आए। देखें पहले तो फिर कहते हैं 300 तोले की कोई क्लाशिनकोव थी वो ली, और एक कोई सेट है पता नहीं हीरो का, 3 चीजों का इल्ज़ाम है। लिया या नहीं लिया? हाँ या ना? कुछ नहीं लिया, नहीं लिया, कुछ नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर ने, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कुछ नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर ने। तो फिर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें ना जी। हो गई। तो ये फ़ारूक साहब कह रहे थे कि कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब का रीसेंट स्टेटमेंट इस हवाले से ये है कि मेरे तहाइफ थे, मेरी मर्ज़ी, मैंने उन्हें बेच दिया। पहले कानून ये था कि 15% देकर आप तोहफ़ा रख सकते हैं अपने पास, उसको मैं 50% पर लेकर गया, फिर 50% पे करके मैंने वो तहाइफ अपने पास रखे। अगर पैसे बनाने होते तो अपने घर को कैंप ऑफिस बनाकर करोड़ों रुपए कमाता, लेकिन मैंने ये नहीं किया, बल्कि एक सदर ने मुझे घर पर एक तोहफ़ा भेजा तो मैंने वो तोशा खाना में भिजवा दिया। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही हैं इस हवाले से, ये भी सुनें। कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। यह है असल हकीकत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे कि मुल्क के ज़खायर, मुल्क के जो असासे हैं उनको बेचो। अभी वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हैं जो ज़ाती तौर पे आपने खुद रिसीव की हैं, और कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। और एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं, भी सुन लें। तोशा खाना केस पिछले 1 साल से ज़्यादा अदालत में चला रखा है और हुकूमत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन मालूमात को रोक रखा था। ये घड़ी नहीं बेची, ये जेवर नहीं बेचा, ये पाकिस्तान की इज्जत बेची है।
हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियां जावेद लतीफ़ ने। मियां साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने कीमत चुका के कानून के मुताबिक वो तोहफे ख़रीदे और फिर वो मेरे तोहफे थे, फिर मेरी मर्जी थी, मैं अपने पास रखता या उनको बेच देता, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या इस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जी ये बड़ा नुकसान हो गया है, मुल्क की इज्जत बेच दी, क्या है मौक़िफ़ आप लोगों के सवाल? देखें, जो जुर्म है ना वो ये नहीं कि आपने कम कीमत पे वहाँ से तोशाखाने से चीज़ें ख़रीदी। जुर्म ये है और मुल्क की इज़्ज़त इस पे दाव पे लगाई गई कि जो आपने सस्ती चीज़ें ख़रीद के बाहर जाके महंगी बेची, ये जुर्म है। आप सस्ती लेके रेट से कम लेकर अपने पास रखते तो शायद किसी को एतराज़ कम होता, मगर इस चीज़ पे पूरी कौम को एतराज़ है कि आपने बाहर बेची क्यों, नंबर एक। नंबर दो ये है कि देखें, जो अभी आप बात कर रहे थे, जो मैंने सुना जो महमूद रशीद साहब से, तो भाई बात ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमतें बनती टूटती रहीं, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ आरा लोगों की सामने आती रहीं, कोई साबित होता रहा, कोई नहीं साबित होता रहा, मगर कभी ये हुआ है कि एक शख्स जो है अपोजिशन में हो तब भी झूठ बोले और जब हुकूमत का हिस्सा बने, प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तब भी झूठ बोले? आज भी फ़रोग नसीम उनके जो अपने वज़ीर कानून थे, जो इन्होंने 2-3 दिन से कहना शुरू किया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बनाया वो मेरी गलती थी, मैंने दबाव में आकर वो फ़ैसला किया या किसी के कहने पर वो फ़ैसला किया। आज इनके वज़ीर कानून कह रहे हैं कि बार बार इमरान खान ने रेफरेंस बनाने पर पहले तोशाखाना पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि स्टोरी उस हवाले से है, क्योंकि आप लोगों की जमात इस वक्त तोशाखाना को लेकर बड़ी हसास हुई है और इमरान खान के हवाले से सवाल उठा रही हैं और करप्शन के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि सस्ती चीज़ें लेकर बाहर बेचीं, तो जो कानून है उसके मुताबिक जो परसेंटेज पे करनी चाहिए थी इमरान खान साहब को वो चीज़ ख़रीदते हुए जो तोहफे में उनको बाहर के किसी सरबराहाने मुमालिक ने दी थी, क्या उससे सस्ती लेकर बेची? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही। कानून के मुताबिक जो कीमत पेएबल थी वो उन्होंने दे दी और उन्होंने ख़रीद ली, उसके बाद वो उसको अपने पास रखें या बेच दें, इसकी तो कानून में इजाज़त है, ये तो कोई करप्शन ना है। नहीं, ओ भाई मेरी बात सुन लेना एहतशाम, आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, मगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे से भी ले लिया करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप तोशाखाने से चीज़ ख़रीदते हो, आप कोई मार्केट से ख़रीद नहीं रहे कोई चीज़, आप कोई बाज़ार में नहीं गए हुए कि आपने घड़ी का रेट जो मार्केट में था उस रेट पे ख़रीदी और आप को 4 दिन बाद वो चीज़ महंगी होगी तो आपने महंगी फ़रोख्त कर दी, ये नहीं है। तोशाखाना किसको कहते हैं? रियासत का है ना, कानून है ना कोई आपका, आप तो वो कानून के मुताबिक ही कहते हैं ना खरीदी। इमरान खान साहब कहते हैं आप लोगों के जमाने में 15% पे खरीदते थे आप लोग, मैं उसको 50% पर लेकर गया हूं और 50% पर खरीदी है और फिर वो चीज मेरी हो गई। मेरे छोटे भाई, आप थोड़ा हौसला कर लिया करें। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप अपने तजर्बे से तो नहीं, कम से कम अपनी तालीम से ज़रूर देखें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो दुनिया की रियासतों के सरबराह होते हैं, आपकी रियासत के सरबराह को उन्होंने कोई चीज़ तोहफे में दी, आपको क्यों नहीं दे दिया? एहतशाम को किसी रियासत के सरबराह ने कोई चीज़ दे दी है? आपको किस हैसियत में दी उन्होंने? इमरान खान को चीफ एग्जीक्यूटिव को दी ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत का है ना, तो रियासत के कोई कानून हैं, कोई असूल हैं, कोई रवायात हैं। मैं कानून बता रहा हूं आपको, कानून बता रहा हूं आपको मेरे बड़े भाई मियां जावेद साहब, ठंडे दिल से सुने।
कानून ये है, आपके ज़माने में कोई चीज़ अगर मिसाल के तौर पे जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें बाहर से कोई गिफ्ट मिलता था, तोहफा, तो वो 15% देकर उसको अपने पास रख लेते थे। फिर मियां साहब की मर्जी है, उसे अपने घर में सजाएं, अपने बेडरूम में सजाएं, बाहर ऑफिस में सजाएं या बेच दें। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो 15% की बजाय मैं 50% पर लेकर गया हूं और पे किया, और उसके बाद फिर मेरी मर्जी मैंने बेच दिया। तो इसमें गैर कानूनी क्या है, करप्शन क्या है इसमें? मेरी अच्छा वो ना आप कहें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इस तरह नहीं होता एहतशाम। आपको मैं ये कहने की कोशिश और शायद समझा नहीं पा रहा या समझना नहीं आप चाह रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही ना मियां साहब, मैं जो आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख 74 साल तारीख में किसी ने तोशा खाना से कोई चीज़ लेकर बाहर बेची है तो नाम बता दें। एक ही नाम है जिसका नाम इमरान खान है। चले ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई मुझे नाम और बता कुछ आप दें कहना चाहते हैं, जिसने मार्केट में और ये जुर्म है। आप अगर अपने लिए चीज़ खरीद रहे थे, आपको तोशा खाने से बकौल आपके एहतशाम के कि 15% कोई देता था, ये 70% पे ले गया, ये 90% पे ले गया और इसने ख़रीद ली। ख़रीदने के बाद इसने 200% पे बेच दी, ये जुर्म है। ये 25% पे भी बेच दे फिर भी जुर्म है, फिर भी अखलाकी तौर पे गलत है। अब क्यों बेची आपने? मैं ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं मियां साहब, मैं अगर मुझे इजाज़त है कि मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सवाले से दे दूं, जो आप कह रहे हैं, जिस चीज़ को आप जुर्म कह रहे हैं। अच्छा, 2008 में ना भी कोई दे तो आपको फिर भी इजाज़त है। गल तो ठीक है सर। अच्छा, 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब पे जब वो तोशा खाना के हवाले से नैब का रेफरेंस बना था ना, वो इल्ज़ाम ये था कि जो गाड़ी उन्होंने ली है मियां साहब ने, उनके पास उस वक्त कोई सरकारी ओहदा नहीं था, इस वजह से उनके ऊपर नैब का रेफरेंस बन गया था। उसके बाद रेफरेंस 2020 में बन गया था, लेकिन 2008 की गाड़ी थी। आसिफ अली जरदारी साहब पे जो इल्ज़ाम था, जो तोशा खाना के हवाले से नैब का रेफरेंस बना था, वो ये था कि जो गाड़ियाँ उन्होंने ली थी वो तोशा खाना में जमा ही नहीं कराई थी और ना ही तोशा खाना को बताया था, और उसके बाद जब बताया और अदायगी की तो जिन अकाउंट से पेमेंट हुई थी वो फेक अकाउंट्स थे, वो जाली बैंक अकाउंट्स थे। ये बाद में नैब ने कहा, इस वजह से तोशा खाना का नैब का रेफरेंस बन गया था। अब आप इमरान खान का जो जुर्म बता रहे हैं, इनमें से तो कोई चीज़ इमरान खान कहते हैं कि मैंने नहीं की है, रिकॉर्ड पर है, मैंने चीज़ ली है, कानून के मुताबिक 15%, 50% मैंने दी है, अब वो मेरी हो गई है। अब आप ये कह रहे हैं कि जुर्म यह है कि उन्होंने बेची, लेकिन एक बैरिस्टर की हैसियत से मैंने जो लॉ पढ़ा है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप तोशा खाना से कानून के मुताबिक कोई गिफ्ट खरीद लेते हैं, उसके बाद आप उसे बेचें तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। और दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद भी अगर आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें तो ज़ाहिर बात है वो आपका राइट है कि तोशा खाना अवाम का पैसा तो नहीं है, ये तो बाहर से इंटरनेशनल ममालिक के जो सरबराहान है वो गिफ्ट देते हैं। ये कोई टैक्स चोरी पाकिस्तान के अवाम की या करप्शन या किकबैक या कमीशन नहीं है। पहला राइट कानून के मुताबिक जिसको दिया गया, चाहे वो सदर है, वजीर आजम है। मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूं मियां साहब, सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपकी भरपूर तफसीली बात सुनूंगा। पहला राइट, लंबी तकरीर चाहे वो सदर है, वजीर आजम, आप सुन लेना। नहीं, ये तकरीर नहीं है, दिस इज अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कानून नहीं तकरीर है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट इस तरह नहीं होता। पहला राइट जो कहना चाहते हैं वो गिफ्ट दिया गया है, चाहे वो सुन लेना मियां साहब, सुन तो लेना, मेरिट पे बात करते हैं। करप्शन होगी मैं आपके साथ खड़ा हूंगा इमरान खान के खिलाफ, सर मुझे क्या है। पहला राइट, चाहे वो सदर ना भी खड़े हो तो मुझे इतराज नहीं होगा। जिसको गिफ्ट दिया गया, जिसको गिफ्ट दिया गया है, पहला राइट उसका है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि वो चीज अपने पास रख सकता है कानून के मुताबिक उसकी पेमेंट करके, जो कि 10 मिनट हो गए आपको ये बात करते हुए। अगर वो नहीं लेता तो दूसरा राइट है कि उसकी नीलामी होती है और नीलामी में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हिस्सा लेते हैं और वो जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो उसकी कीमत तकरीबन वही देते हैं जो कि कानून के मुताबिक है, और वो उठा के अपने घर ले जाते हैं। और अगर फिर भी कोई चीजें बच जाएं तो फिर वो अवाम, गरीब अवाम रुक जाओगे, बेचारी है, उसमें भी जो अपर क्लास है उसके पास जाती है। तो ये लॉ है मियां साहब जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस लॉ की कहां पे खिलाफ वर्जी हुई इमरान खान की तरफ से? आप रुक जाएं, अब आप बैरिस्टर होने की नाते आपने जो भाषण मुझे दिया है उस पर जवाब दूं या
बतौर एंकर एहतशाम जो बात कर रहे हैं, अपने जज्बात दुनिया को बता रहे हैं, उस पर बात कर लूँ। मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ। दोनों के मैं आपको ये कह रहा हूँ। जी फरमाएं। आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने बात आपको पहले भी कही है कि इमरान खान को बतौर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के बाहर से तोहफा मिला। इमरान खान की ज़ाती हैसियत या पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे नहीं मिला। अब आ जाएं, वजह क्या है कि वो पाकिस्तान के सरबराह हैं और दूसरी रियासत का सरबराह उनको तोहफा दे रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को तोहफा दे रहा है। आपके अगर 4 फ़ोन कॉल नरेंद्र मोदी नहीं सुनते तो वो आपकी इंसल्ट बेइज्जती नहीं है, वो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। और हम मुखालफ होने के बावजूद इमरान खान के फिर भी हम ये कहते हैं इमरान खान की इंसल्ट नहीं, बेइज्जती नहीं, ये पाकिस्तानी कौम की इंसल्ट है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव को आपने सारा वक्त तो पहले ले लिया, मैं जो बचा है टाइम वही बात करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको बताना भी तो था ना कानून क्या कहता है। वकालत उनकी कर रहे हैं, आप जो उनकी वकालत कर रहे हैं इस तरह वकालत ना किया करें। थोड़ा सा हकीकत पसंदी से अगर बात करेंगे तो आपको जवाब आपके सवाल का मिल जाएगा। मियां साहब जवाब कोई नहीं आपके पास, माजरत के साथ, और वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जाहिद के साथ है हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समाज। जाहिद साहब मुझे क्विकली बताइएगा, वक्त कम है, आपकी स्टोरी क्या कहती है, क्या इसके अंदर इलीगैलिटी कमिट हुई है? अगर कोई हुई है तो बताएं हमें। देखिए एहतशाम, मेरे पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपके पास 856 गिफ्ट की डिटेल लेके आया था जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और साबिक सदूर ने वो लिए हैं, और इसकी कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपए है। जबकि आप अगर इमरान खान पर फोकस करें, जो हकाइक बयान किए गए हैं वो ऐसा नहीं है। जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं वो मुख्तलिफ कहानी बताती हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान ने सबसे कीमती जो गिफ्ट लिया है, रिटेन किया है, वो 18/9/2008 को एक घड़ी थी कीमती 8 करोड़ 50 लाख रुपए उसकी कीमत को असेस किया गया था कि इतनी कीमत बनती है। जबकि इमरान खान ने सिर्फ 2 लाख और 2 करोड़ रुपए और 78,000 पे किए हैं उसके। इसका मतलब है सिर्फ 20% 8 करोड़ असेस किया गया था, जबकि 2020 के बाद ये कानून तब्दील हुआ। जी बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ 2 लाख 78,000 पे किया है। और जो जबकि उसकी बेगम 2 करोड़ 2 लाख, पहले आपने बोला 2 लाख, पहले आपने बोला 2 करोड़ 2 लाख 78,000 रुपए पे किए हैं। 8.5 तो ये 2 करोड़ 2 लाख कितने परसेंट बनता है 8 करोड़ का? 20%। 20% बनता है। थोड़े से नॉमिनल टैक्स भी होते हैं सम टाइम। और इसके अलावा जो कानून में लिखा हुआ है ना गिश्तोरी साहब। जी सर, टोटल आप मुझे थोड़ा सा बात करने दें। आर्गुमेंट में मैं आपको बताता हूं कि देखें, ओवरऑल इमरान खान ने जो गिफ्ट उसको दिए गए थे 58, उसकी टोटल कीमत जो बनती है वो 14 करोड़ 20 लाख है। जबकि इमरान खान ने उन सबको और उसकी मिसेज ने रिटेन कर लिया तो 3 करोड़ से थोड़ी सी रकम ज्यादा पे की है। तो ओवरऑल उसने तकरीबन अब मुझे सिर्फ एक सवाल, क्योंकि वक्त कम है गिश्तोरी साहब, एक सवाल अदा करके लिए हैं जिस ओके 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 ये पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 20% पे हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जितनी पेमेंट होनी चाहिए वो पेमेंट इमरान खान की तरफ से हुई है पहले, फिर बाद में कानून तब्दील हुआ है। उसकी मिसेज ने भी 50% पे किया और उन्होंने कुछ गिफ्ट्स पर भी। लेकिन जो सदर पाकिस्तान ने सबसे बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। तो या तो कानून बदल दें कि 20% पे 20% पे प्राइम मिनिस्टर या सदर या कोई वजीर नहीं ले नहीं सकता। लेकिन अगर पिछली तमाम हुकूमतों में ये कवानीन थे और ये भी फॉलो नहीं होता रहा, तोशा खानों को बताए बगैर गिफ्ट्स अपने पास रखे जाते रहे और इस वजह से नैब के रेफरेंसेस बनते रहे हैं, तो फिर अगर आप कोई कानून को फॉलो करके गिफ्ट अपने पास रख रहे हैं तो उसमें बताएं इलीगैलिटी क्या है। इस पे आने वाले दिनों में भी शो करेंगे इंशाल्लाह। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।